कार्तिक घर आया, सभी खाना पीना खा चुके थे। 9 बज रहा था। वह प्रीति के बगल में जाकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं क्या सोच रहा था, बहुत दिनों से मैंने तुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई, खास करके जैसे हम पहले आफ्टर डिनर निकल जाया करते थे। प्रीति मानो जैसे किसी सदमे में चली गई हो। इस आदमी ने पिछले 6 से 7 सालों से उसे आइसक्रीम तो दूर की बात है, 1 रुपये वाली चॉकलेट भी नहीं दी थी। और आज अचानक से उसे याद आया कि उसे कभी प्रीति को लेकर डिनर के बाद आइसक्रीम खिलाने लेकर जाया करता था। प्रीति कार्तिक की तरफ घूमकर हाथ जोड़ते हुए बोली, महाशय, आप जैसा ज्ञानी, महान और धनवान व्यक्ति मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएगा। हाँ, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने तुझे कभी आइसक्रीम खिलाई ही नहीं। भूल गई, लगभग हर दूसरे दिन मैं तुझे आइसक्रीम खिलाया करता था। हाँ, लेकिन तब जब मेरी शादी नहीं हुई थी, एक बार मैं बहू बनकर क्या आई, तू कभी पूछता भी था, मैं ही जिद करती थी तो कभी कभी लेकर जाता था। आज पूछ रहा हूँ तो तू भाव खा रही है। चलेगी, बोलना। दादा दादी सोने के लिए जा चुके थे। राम जी अपने कमरे में थे। सीता देवी, सत्यम, अरविंद, रिंकी सभी इस वक्त हॉल में ही बैठे थे और वही कार्तिक का प्लान था। वह एक बार सभी की तरफ देखते हुए बोला, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सभी के सभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। वह खड़ा हुआ और सब की तरफ एक बार घूमकर देखा। बच्चे तो खुशी से भागते हुए आए और कार्तिक के चारों तरफ लटक गए। एक तो इस वक्त कार्तिक सबको बाहर ले जाने वाला था। दूसरी बात, कार्तिक की पार्टी सभी को पता थी कि जिसको जो खाना है, जितनी आइसक्रीम खानी है, कोई किसी को रोक नहीं सकता था, ना कोई उन बच्चों को रोक सकता था। सभी जाने को तैयार हो जाते हैं। सीता देवी बोली, तुम सब चले जाओ, मैं बच्चों को लेकर घर पर रुकती हूँ। बच्चों के लिए घर पर ही ले आना। लेकिन कार्तिक ने जिद करके बच्चों को भी साथ ले लिया। सब जब निकलने लगे तो सत्यम अपने कमरे की ओर बढ़ा। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? चलिए, बाहर सभी जा चुके हैं। इस वक्त हॉल में सत्यम और कार्तिक दोनों ही बचे हुए थे। सत्यम मुस्कुराकर कहता है, मैं चेंज कर कर आता हूँ। सत्यम ने इस वक्त हाफ पैंट और ऊपर एक स्लीवलेस टी शर्ट डाला हुआ था। सत्यम मुस्कुराकर बोला, अब तू अपने ससुराल लेकर जाएगा तो इस हुलिया में तो वहां जा नहीं सकता ना, कम से कम लोअर टी शर्ट पहनने दे। कार्तिक तो मानो हैरान होकर सत्यम की ओर देखने लगा। कार्तिक अपने आप को समझदार समझ रहा था, मगर उसका भाई तो उससे भी ज्यादा होशियार निकला। सत्यम मुड़कर जाते हुए बोला, तेरी शादी अभी हुई है, मेरी 10 साल पहले ही हो गई थी। तो जो कुछ आज कर रहा है, मैं 10 साल पहले ट्राई कर चुका हूँ। भाई तू बच्चा था इसलिए समझ नहीं पाया। कार्तिक अपने भाई की बात सुनकर मुस्कुराकर रह गया। उसने सबसे पहले तो एक आइसक्रीम पार्लर के पास गाड़ी रोका। कार्तिक अपने कार में अपने दोनों बच्चों के साथ था। सत्यम और प्रीति एक गाड़ी में अपने बच्चों के साथ, अरविंद और रिंकी एक गाड़ी में अपने बच्चों के साथ। सभी एक आइसक्रीम पार्लर के पास रुके और जैसा कि कार्तिक ने वादा किया था, सबने अपने अपने पसंद की आइसक्रीम खाई। उसके बाद कार्तिक वहां से ढेर सारी आइसक्रीम पार्सल करवाता है। प्रीति उन सभी आइसक्रीम को देखकर बोली, बाप रे, इतना सारा आइसक्रीम। कार्तिक, माँ पापा इतनी आइसक्रीम खाएंगे क्या? कार्तिक एक दूसरा पैकेट दिखाते हुए बोला, यह माँ पापा के लिए, दादा दादी के लिए तो यह। फिर रिंकी झट से बोली, मैं सोच रहा था इतनी दूर आए हैं तो नंदनी से भी मिलकर जाते हैं, यही पास में ही घर है उसका। कार्तिक की बात सुनते ही प्रीति अपनी नजरें छोटी करके उन सभी आइसक्रीम के बॉक्स को देखती है और फिर अपने बाल को खुजलाते हुए कहती है, यहाँ से नंदनी का घर 15 मिनट की दूरी पर है और हमारा घर 10 मिनट की दूरी पर, मतलब कि हमारा घर ज्यादा पास है। यह सब देखकर सत्यम, जो अब तक मुस्कुराकर अपने भाई को देख रहा था, वह जाकर प्रीति का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोला, चलो मुझे भी उन लोगों से मिलना है, बड़े दिन हो गए, सबसे बातें करके आते हैं। चल अरविंद, सत्यम ने कह दिया। तो अब भाई की आज्ञा का पालन सब कर रहे थे। सभी गाड़ी में बैठे और थोड़ी देर में ही गाड़ी नंदिनी के मैके में आकर रुक चुकी थी। एक साथ गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनकर सारे घर वाले, जो अब तक खाना खाकर उठे ही थे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक साथ चिल्लाते हुए सारे बच्चे घर के अंदर घुसे। मम्मा, चाची, छोटी माँ। बच्चों की आवाज सुनते ही नंदिनी, जो कि इस वक्त शादी में आए लड़कियों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख रही थी, सब कुछ छोड़कर बाहर की तरफ आई।
सभी 6 के 6 बच्चे उसके तरफ भाग गए तो नंदिनी अपने घुटने पर बैठ गई। 6 के 6 बच्चों ने चारों तरफ से उसे अपने गले से लगा लेते हैं। अब तक कार्तिक, सत्यम, अरविंद, प्रीति और रिंकी सभी अंदर आ चुके थे। अरविंद और कार्तिक के हाथ में इस वक्त आइसक्रीम का बॉक्स था जो लेकर आए थे। रघुवीर जी, उनके भाई, मामा जी और अर्पित सभी दौड़ते हुए आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बेटी के ससुराल के लोगों का आना यूं भी किसी बड़े मेहमान से आने से कम नहीं होता है। अरविंद अपने और कार्तिक के हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बस हम इसी तरह घूमने के लिए निकले थे तो आ गए। कुछ ही पल में इस वक्त वहां पर एक आइसक्रीम पार्टी हो रही थी। सभी बैठे बैठे आइसक्रीम खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जबकि हमारा कार्तिक सबसे नजर बचाकर नंदनी को लेकर वहां से भाग चुका था। घर के उस छोटे से गार्डन एरिया में जहां पर इस वक्त अंधेरा था, एक जोड़ा एक दूसरे के बाहों में खोया था। मिस्टर कपूर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इस तरह से मुझे यहाँ पर खींच कर लाने का मतलब? मुझे तुमसे मिलना था और तुम्हें खींच कर लाने का मतलब यह था कि तुम्हें अच्छे से देखना था, ताकि पूरी रात और कल का पूरा दिन मेरा अच्छे से बीते। आपको नहीं लगता बहुत ही जल्दी बहुत बड़े रोमियो जैसे हरकतें करने लगे आप? रोमियो का क्या है, कोई एक दिन में बन जाता है, किसी को पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलकर कार्तिक नंदिनी को अपने थोड़े से और करीब खींचता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नंदिनी कार्तिक के गले में अपनी बाहें लपेटी हुई थी। अब कार्तिक उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ अपने करीब खींचता है और कहता है, तुम रह लोगी मेरे बगैर? मिस्टर कपूर, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे हर रोज रात को आप मुझे सुलाया करते थे। भले ही मैं सुलाता नहीं था, पर सोता तो तुम्हारे पास ही था ना। रात को तुम्हें गिरने से भी बचाता था। यहाँ कौन बचाएगा? मोना दीदी है, फिर नेहा भाभी है, उन दोनों के बीच में सो जाऊंगी। नंदिनी ने बहुत ही प्यार से कार्तिक से कहा, तुम उन दोनों के साथ सो रही हो, तुम्हारा अकेले का कमरा नहीं है? कार्तिक ने हैरान होकर नंदिनी से पूछा, शादी का घर है, इतने सारे मेहमान हैं, सबको थोड़ी ना एक एक कमरा मिल पाएगा। तो हम 3 लड़कियां हैं, सीता भाभी के भी हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, मोना दीदी की शादी नहीं हुई है, और मैं तो, हम तीनों एक कमरे में रहेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम उसके साथ बिस्तर पर नहीं सो सकती। मिस्टर कपूर, क्या हुआ? नंदिनी कार्तिक को इस तरह बोलता देखकर हैरान थी। तुम्हें पता भी है तुम रात को कैसे सोती हो? नंदिनी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मतलब कैसे सोती हूँ? ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कार्तिक ने नंदिनी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और कहा, बिल्कुल इस तरह से चिपक कर सोती हो, और अगर वह तुम्हारे बगल में रहेगी तुम्हें लगेगा कि मैं हूँ तो मिस्टर कपूर, दोनों लड़कियां हैं। नंदिनी अपने आप को थोड़ा सा दूर करते हुए बोली, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे नहीं चाहिए कि मेरी बीवी किसी लड़की से भी चिपके। आप इतनी रात को मुझसे लड़ाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं। नंदिनी ने कहा, नंदिनी, तुम उनके बीच में नहीं सोओगी, समझी? कार्तिक सच में नाराज होते हुए बोला, मिस्टर कपूर। नंदिनी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी बात, कहकर कार्तिक ने उसको छोड़ दिया। कार्तिक ने अपने हाथ भले ही नंदिनी के कमर से हटा लिया हो, लेकिन नंदिनी की बाहें अभी कार्तिक के गले में थी। नंदिनी मुंह लटकाते हुए बोली, ठीक है, मैं रसोई में बिस्तर बिछाकर सो जाऊंगी। रसोई में मतलब? इतना बड़ा घर है, मैंने देखा। मुझे लगता है इतने सारे कमरे होंगे यहाँ पर, तुम्हारे लिए कमरा नहीं होगा। मिस्टर कपूर, बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पर, लेकिन जो कपल्स है वो थोड़ी ना अलग सो सकते हैं, तो क्या मैं उनके बीच में जाकर सो जाऊं? क्या यह ठीक है? अब नंदिनी भी थोड़ा सा नाराज होने लगी थी। तो मैं भी यहाँ रुकता हूँ, फिर हमें भी एक अलग से कमरा मिलेगा। कार्तिक ने फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। नंदिनी कार्तिक के बाहों से हटती है और कार्तिक के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलते हुए कहती है, अब आए ना आप लाइन पर। अब मुझे पता चला आपके यहाँ आने का मकसद। कार्तिक, जो महज 2 कदम ही दूर हुआ था, 2 कदम बढ़कर कहता है, तो क्या बुराई है? कपल्स रह रहे हैं ना यहाँ पर, तो मैं कह देता हूँ ना, मैं यहाँ रुकूंगा आज, फिर हमारे लिए उन दोनों को कमरे से बाहर कर देंगे। आपके अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है ना? आप कैसे कहेंगे कि आप मेरे साथ कमरे में रहेंगे? नंदिनी 2 कदम और पीछे जाते हुए बोली, मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं सोती हो तो क्या फर्क पड़ेगा? आप समझते नहीं हैं, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। नंदिनी को कार्तिक से लड़ाई नहीं करनी थी,
इसलिए वो बिना कुछ बोले अंदर आ गई। अब कार्तिक पीछे से चिल्लाते हुए आ रहा था, जान जान सुनो तो। घर वालों का ध्यान अचानक से उस तरफ गया जहां पर इस वक्त कार्तिक जान जान चिल्लाते हुए आ रहा था। नंदिनी के कदम जो अब तक बच्चों की ओर बढ़ रहे थे, वह झट से रुक गया। उसने पलटकर कार्तिक की ओर देखा, जो कि चलते हुए उसके पास ही आ रहा था। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? क्यों इतना नाराज हो रही हो? यह कहकर कार्तिक नंदिनी के सामने आकर खड़ा हो गया। नंदिनी गुस्से से कार्तिक को घूरती है। ये आदमी सिर्फ आधे घंटे के लिए आया है और जान जान कहकर चिल्ला रहा है। और तो और यहाँ पर इन लोगों ने यह जान शब्द सुन लिया है। इनके जाने के बाद अब नंदिनी को सब चिढ़ा चिढ़ा कर पागल कर देंगे। नंदिनी पलटकर उस तरफ देखती है जहाँ पर सारे रिश्तेदार बैठे थे। अब भी सभी आइसक्रीम खा रहे थे। उसने एक लाइन से सबकी तरफ देखना शुरू किया। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नहीं, ये मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि सभी कोशिश कर रहे थे। अपनी हंसी को जितना हो सके सब दबाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे ज्यादा तो प्रीति। घूमते घूमते नंदिनी की नजर बच्चों तक आई। एक बच्चे ही थे, बेचारे भोले भाले, जो बस अपनी आइसक्रीम मिल जाने पर उसमें मस्त होकर खाए जा रहे थे। नंदिनी जाकर प्रीति के बगल में बैठ गई, मगर कार्तिक ठहरा। पूरी दुनिया जाए बाहर में, उसको तो जो बोलना था वो बोलेगा ही। कार्तिक सत्यम की तरफ देखकर बोला, भाई मैं मॉर्निंग में यहीं से ऑफिस आ जाऊंगा, आज रात को यहीं रुक जाता हूँ। सत्यम होता कौन है कार्तिक को यह समझाने वाला कि वह ऑफिस कहाँ से आए और कब आए? पूरा ऑफिस तो कार्तिक ही संभालता है। इसलिए बेचारा सत्यम भी कंफ्यूजन वाली नजरों से कार्तिक की ओर देखने लगा। प्रीति को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। प्रीति खिलखिलाकर हंस पड़ी। मतलब यह 6 फीट का आदमी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता कि बोल क्या रहा है। अभी 1 साल नहीं हुआ है उनकी शादी को, और लोगों के सामने इतनी बेशर्म वाले हरकतें भला कौन करता है? नंदिनी एक मिडिल क्लास परिवार से थी, जहाँ पर रिश्तों में थोड़ी सी मान मर्यादा और एक हद होती थी। बोलने की एक सीमा होती थी अपने बड़ों के सामने। मगर कार्तिक इन सबसे आजाद था। सत्यम हाँ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि नंदिनी झट से सत्यम से कहती है, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना अर्जेंट काम होता है, फिर बच्चे भी है, ऐसे कैसे रुक जाएंगे ना आप? उनको लेकर जाइए। ये इंडिकेशन था सत्यम के लिए कि कार्तिक को यहाँ से लेकर जाना है। अब बेचारा करता तो क्या करता। एक तरफ भाई कह रहा है, रिक्वेस्ट भरी नजरों से अभी भी देख रहा है कि मेरा भाई मुझे ससुराल वालों के सामने यह कह दे कि कार्तिक आज तुम रुक जाओ यहीं पर। एक तरफ नंदिनी है जो कार्तिक को साफ साफ कह चुकी है कि अपने भाई को लेकर निकले यहाँ से। उसने बहुत ही आस भरी नजरों से प्रीति की ओर देखा। प्रीति सत्यम को अपनी तरफ देखता पाकर समझ गई कि सत्यम सब कुछ उसके ऊपर डालेगा। वह झट से उठकर खड़े होते हुए बोली, अरे मुझे याद आया, मम्मी जी ने कहा था बहुत जल्दी आ जाने के लिए। हम सब इतने वक्त से गप्पे मार रहे हैं। प्रीति यह कहते हुए अपने एक हाथ से सत्यम के हाथ को पकड़कर उठाया, तो दूसरे हाथ से कार्तिक के बाजू को पकड़कर घर के बाहर निकलने के लिए कहा। बच्चे आइसक्रीम छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो खाते खाते घर के बाहर निकल आए। घर वाले दरवाजे तक छोड़ने आए। प्रीति ने सबसे यह कहकर कि बहुत रात हो गई है, वो लोग अंदर जाए, खुद गाड़ी की ओर बढ़ गई। गाड़ी के पास गई। कार्तिक ने घर के बाहर आते ही अपने हाथ को झटकते हुए कहा, तो क्या करती? नंदिनी साफ साफ बोल चुकी थी कि तुझे वहां नहीं रुकना है, फिर भी तू क्या कर रहा था? प्रीति कार्तिक के हाथ को पकड़कर फिर से आगे ले जाते हुए बोली, तू मेरी बात सुनेगी या तो नंदिनी की बात सुनेगी? कार्तिक देख, अभी तेरी शादी को इतने दिन हुए नहीं, कितनी बेशर्मी वाले नाटक यहाँ कर रहा है। बेचारी नंदिनी कितनी एम्बैरेस हो जाएगी अपनी फैमिली के सामने। इसमें एम्बैरेसिंग क्या है? वो मेरे घर में मेरे कमरे में सो सकती है, तो मैं इस घर में उसके साथ एक कमरे में नहीं सो सकता। बच्चे अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ चुके थे। अरविंद रिंकी अपनी कार के पास खड़े होकर प्रीति और कार्तिक के बीच की बहस देख रहे थे। सत्यम भी बेचारा दर्शक बनकर ही था, क्योंकि वह शादी से पहले ही वादा कर चुका था कि इन दोनों दोस्तों के बीच में कभी नहीं बोलेगा। देख कार्तिक, नंदिनी ने जो बोला हमने किया। अब इससे ज्यादा तुझे कुछ बोलना हो तो जा अपनी बीवी से बात कर, मुझसे नहीं। प्रीति भी अब कार्तिक को नहीं समझा पा रही थी। हाँ, वो नंदिनी तो है बेवकूफ,
मूर्ख एक नंबर की। लेकिन तू नहीं बता सकती थी उसे कि आज कार्तिक को रुकने दो यहाँ पर। कार्तिक ने तेज आवाज में बोला। अच्छा, नंदिनी बेवकूफ और मूर्ख है। पीछे से किसी की आवाज आई। आवाज नंदिनी की थी और यह सुनते ही कार्तिक के होश उड़ चुके थे। वो तो बस यहाँ प्रीति के सामने फेंक रहा था, लेकिन उसकी बीवी अब यहाँ पर शायद उसके ससुराल में उसकी बैंड बजाने वाली थी। नंदिनी को इस तरह गुस्से में खड़ा देख कार्तिक उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, जान ऐसा कुछ नहीं है, कहकर उसने नंदिनी के हाथ को प्यार से अपने हाथों में थामना चाहा। नंदिनी हाथ झटकते हुए बोली, जान जान जान। नंदिनी ने धीरे धीरे बोलना शुरू करके अंत में चिल्लाकर बोली, अभी आपको मैं जान दिखाई दे रही हूँ। उससे पहले तक तो मैं मूर्ख थी, बेवकूफ थी। मैंने कहा नहीं तो, मैंने कब कहा, ये तो प्रीति कह रही थी। कहकर कार्तिक साफ साफ अपनी बातों से मुकर गया। नंदिनी ने अपनी नजरें छोटी करके देखा और अपने कदम पीछे करते हुए बोली, आपको शादी में आने की जरूरत नहीं है, ना ही अब आप मुझे लेने के लिए यहाँ आएंगे। फिर वह थोड़ा सा झुककर शायद में प्रीति की ओर देखती हुई बोली, प्रीति दी, मैं अच्छे से यहाँ पर खुश रहूंगी, क्योंकि समझदार आदमी के साथ बेवकूफ लड़की अच्छी नहीं लगती ना। तो कुछ दिन इनको अपनी समझदारी के साथ गुजारने दो। नंदिनी अपने घर की ओर पलटकर तेज कदमों से गई। कार्तिक उसके पीछे पीछे दौड़ा। नंदिनी अपने घर में अंदर आ गई थी। सारे रिश्तेदार अब भी उस आइसक्रीम की पार्टी कर रहे थे। तभी इस तरह नंदिनी को तेज कदमों से आगे आता देख और कार्तिक को उसके पीछे पीछे आता देख रघुवीर जी बोले, कार्तिक बेटा सब ठीक है ना? कुछ नहीं, मैं अपना मोबाइल भूल गया था, लेने आया हूँ, कहकर वह नंदिनी को रिक्वेस्ट नजरों से देख रहा था। पर मजाल है कि नंदिनी अब पलटकर कार्तिक की ओर देख लिया हो। बेचारा यहाँ वहाँ सब तरफ देखने के बाद चुपचाप से अपने मोबाइल को एक सोफे के कॉर्नर पर रखता है और सबके सामने दिखाकर मोबाइल उठा लेता है। जाने से पहले भी वह पलट पलट कर नंदिनी की ओर देख रहा था, लेकिन नंदिनी ने एक बार भी पलटकर कार्तिक की ओर नहीं देखा। कार्तिक के जाने के बाद सारे घर वाले नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। नंदिनी जानती थी यह सब सिर्फ कार्तिक की वजह से उसे इस तरह से देख रहे हैं। नंदिनी की मौसी थोड़ी सी नंदिनी की तरह नटखट थी। उन्होंने आइसक्रीम का कप टेबल पर रखा और खड़ी होती हुई बोली, जान मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगी क्या? नंदिनी अपनी मौसी को देखा, जिन्होंने जान शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। नंदिनी की नजरों को अपने ऊपर महसूस करके मौसी मुस्कुराते हुए बोली, जान बहुत प्यास लगी है। उन्होंने फिर से जान बहुत ही जोर देकर बोला, मासी। नंदिनी अपनी गाल फुलाते हुए बोली। तभी मौसा जी बोलते हैं, उफ़ो जान, क्यों इस जान को परेशान कर रही हो? इस बार मुंह फुलाने की बारी मौसी की थी और मौसी मौसा को बोली, मुझे तो आप बबली बोलते हैं ना, तो बबली बोलिए, और इस जान को तो अब पूरी जिंदगी जान बुलाने वाली हूँ। क्यों जान? कहकर उन्होंने नंदिनी की ओर देखा। मैं नहीं देती आपको पानी, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। वह जैसे ही 2 कदम पीछे करती है, पूरा घर एक साथ बोलता है, गुड नाइट जान। नंदिनी ने पलटकर सबकी तरफ देखा। उसकी लगभग से सबके साथ अच्छी बनती थी, हमेशा ही मस्ती में आगे रहती थी, लेकिन हमेशा रिश्ते को निभाना जानती थी। इसलिए उसने सभी रिश्ते के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग बनाई थी। आप सब ना बहुत बुरे हो, मैं आप सबसे बात नहीं करूंगी, कहकर नंदिनी पलटी और अपने कमरे की ओर भागी। रघुवीर जी अपनी बेटी के लिए खुश है। आखिरकार उनकी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी बसाने लगी थी। बेचारा कार्तिक आखिरकार घर आ गया। अपने कमरे में चेंज करके कोशिश करके रह गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी को कैसे मनाएगा। वह अभी घर में होती तो झट से मना लेता, पर यहाँ पर है ही नहीं। यह सबसे बड़ी दिक्कत थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। एक तो नंदिनी के बिना अब ऐसे भी नींद नहीं आती, और अब दूसरा वो नाराज थी। कार्तिक ने कई कॉल कर लिए, पर हद हो गई जब नंदिनी ने उसे ब्लॉक कर दिया। अब कार्तिक को प्रीति की याद आई। वो प्रीति से भले ही लड़ ले, पर वो दोस्त है उसकी। पूरे रास्ते दोनों लड़ते आए थे। कार्तिक अपना गुस्सा उस पर उतार रहा था, और प्रीति भी कहाँ चुप रहने वाली थी। प्रीति का बेडरूम। यहाँ सत्यम के कमरे में प्रीति एक ढीला ढाला कपड़ा लेकर बाथरूम में जाती है। सत्यम अभी चेंज करके आया था और अभी फिर से वह अपने घर के कपड़ों में कंफर्टेबल होकर सोने के लिए बिस्तर की ओर बढ़ ही रहा था
कि दरवाजे पर नॉक हुआ। सत्यम ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने कार्तिक खड़ा था। भाई, प्रीति कहाँ है? सत्यम तो सब बात जानता ही था, इसलिए उसे भी पता था कि अभी वह प्रीति को क्यों ढूंढ रहा है। सत्यम पीछे की तरफ पलटकर देखता है। अभी अभी प्रीति बाथरूम से चेंज करके आई थी। अपने ढीले ढाले से मैक्सी सूट में प्रीति सामने आई। प्रीति ने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ? सोचा बहुत रात हो गई है, बाहर आना, बात करनी है। कार्तिक बोला। सोचा बहुत रात हो गई है, प्रीति ने कार्तिक से कहा। तो कार्तिक ने एकदम से मासूम वाले पप्पी फेस बनाकर प्रीति की ओर देखा और अचानक प्रीति कार्तिक को ऐसा देखकर जैसे 7 साल पहले की यादों में खो गई। वह मुस्कुराकर बोली, तू सोफे पर बैठ, मैं आती हूँ। कार्तिक पलटकर बाहर सोफे की ओर चला गया। प्रीति सत्यम की ओर घूमी। सत्यम प्रीति को देखकर वही सोच रहा था जो प्रीति सोच रही थी। प्रीति ने 2 कदम आगे बढ़ाया और सत्यम से गले लगकर बोली, सत्यम, कार्तिक आ गया। मुझे मेरा पहले वाला कार्तिक मिल गया। देखा मैंने आज शायद 8 साल के बाद उसके चेहरे पर वह मासूमियत। प्रीति सत्यम के गले लगे हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ। देर से ही उसकी जिंदगी में सही लड़की आ गई। वह प्यार जो डिजर्व करता था उसको हो गया। कांग्रेट्स, तुम्हारा पुराना दोस्त मिल गया। प्रीति अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब मैं आती हूँ उससे बात करके। मुझे पता है नंदिनी को मनाने की आइडिया मांगेगा। आप जल्दी आ जाना मुझे बुलाने, वरना पका देगा मुझे। सत्यम प्रीति के फोrehead पर किस करके उसे जाने के लिए कहता है। प्रीति जब बाहर हॉल में आई तो कार्तिक सोफे पर बैठा हुआ था। प्रीति उसके बगल में जाकर बैठ गई। कार्तिक ने जब देखा प्रीति आ गई है, वह उसकी गोद में सर रखकर सोफे पर अपने पैरों को रखकर लेट गया और प्रीति के हाथ को उठाकर अपने सर पर रखते हुए बोला, तू सब देख रही थी ना? नाराज हो गई मुझसे? 6-7 बार कॉल कर चुका हूँ, एक बार भी नहीं उठा रही। उसने ब्लॉक कर दिया मुझे। प्रीति धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी। यह वह कार्तिक था जो रंभा से शादी से पहले उसके साथ था। रंभा ने आकर कार्तिक को बहुत बदल दिया था, यहाँ तक कि कार्तिक और प्रीति के रिश्ते के बीच में एक लंबी दूरी भी हो गई थी। तू बोलता भी तो गलत है। तुझे किस एंगल से बेवकूफ लगती है? तुझसे ज्यादा समझदार है। कार्तिक प्रीति के हाथों को पकड़कर अपने गाल पर उसे मारते हुए कहता है, यार बस ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया मैंने। आई नो वो बहुत समझदार है। अब तक सत्यम भी अपने बेडरूम से निकलकर किचन की ओर पानी का बोतल लेने के लिए जा रहा था। प्रीति ने आंखों से अपने पास आने का इशारा किया तो वह पानी लेकर प्रीति की ओर आकर प्रीति के बगल में बैठ गया। कार्तिक आंखें बंद किए हुए कह रहा था, तू आइडिया देना, मैं मना लूंगा उसे। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उसके बगैर। पता नहीं क्यों अभी तो 1.5 महीने हुए हैं हमारी शादी को, और मुझे कुछ घंटे की दूरी में ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिन से वो मुझसे दूर है। प्रीति ने मुस्कुराकर अपने सर को सत्यम के कंधे पर रखते हुए कहा, तूने अपने प्यार का इजहार किया उससे? तुझे प्यार हो गया है? नहीं, अभी नहीं कहा मैंने उसे, लेकिन मैंने यह बता दिया कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कार्तिक अभी भी आंख बंद किए हुए बोले जा रहा था। सत्यम भी कार्तिक के बात पर मुस्कुरा दिया। अपनी बकबक में दोनों अब नींद के आगोश में जा रहे थे। कार्तिक प्रीति की गोद में सर रखकर लेटा था, जबकि प्रीति सत्यम के कंधे पर सर रखकर सत्यम ने सोफे से अपने सर को टिकाया था। सत्यम धीरे धीरे प्रीति के बालों को सहलाते हुए वहां बैठा था, और सीता देवी जो किसी काम से इस वक्त बाहर आई थी, आज जाने इतने सालों बाद अपने परिवार को इस तरह देखकर मुस्कुराकर अपना फोन निकाला और तस्वीर ली और अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में आकर उन्होंने वह तस्वीर नंदिनी को भेजी। साथ में लिखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे आने से मुझे 7 साल पहले वाला कार्तिक मिल गया। नंदिनी अभी मोबाइल में ही लगी थी जब मैसेज आया था। मैसेज पढ़कर नंदिनी ने तस्वीर देखी। प्रीति सोफे पर बैठी है, कार्तिक ने उसके गोद में सर रखा है और प्रीति का सर सत्यम के कंधे पर है। नंदिनी ने तस्वीर देखी तो मुस्कुराई। कार्तिक की नींद उड़ाकर नंदिनी अपनी चैन की नींद सो रही थी, जबकि कार्तिक सुबह 5 बजे उठ चुका था। आज अपने जिम वर्कआउट करने के बजाय वह वॉक करने के लिए बाहर निकल गया। साथ में दिमाग में नंदिनी को मिलना और उसे मनाने का प्लान भी चल रहा था। नंदिनी और उसके घर के बीच में पैदल लगभग 1 घंटे की दूरी थी। वह जॉगिंग करते करते उस 1 घंटे की दूरी को लगभग
30 मिनट में पूरी कर चुका था। उसके आगे पीछे उसके बॉडीगार्ड्स आ रहे थे, जो कि उसकी तरह नॉर्मल कपड़ों में थे। यहाँ नंदिनी के घर में अभी सुबह सब उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर आलस से भरे हुए थे। रसोइयों ने सबके लिए चाय कॉफी चढ़ा दिया था कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नौकर दौड़ कर आता है और दरवाजा खोलता है। लगभग आधे से ज्यादा घर के लोग इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे। कोई रजाई ओढ़े तो कोई स्वेटर डाले। माहौल देखकर लग रहा था कि शादी का घर है और ठंडी का मौसम है। कार्तिक को देखते ही सब हड़बड़ाकर अपनी अपनी जगह छोड़कर खड़े होने लगे। कार्तिक ने देखा हॉल में भी ढेर सारे गद्दे बिछे हुए हैं। शायद मेहमान ज्यादा थे, इसके कारण हॉल में भी उनके सोने की व्यवस्था की गई थी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था मेरे आने से आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, कार्तिक ने कहा। रघुवीर जी आगे बढ़ते हुए बोले, अरे बेटा, डिस्टर्ब कैसा, अभी सब उठने वाले थे, आओ बैठो। नहीं, मैं बस वॉक कर रहा था तो वॉक करते करते यहाँ तक आ गया, तो मैंने सोचा आप सबको भी गुड मॉर्निंग विश कर दूं। और बाहर नारियल पानी वाला दिख गया तो मैं कुछ नारियल पानी लेकर आ गया। कहते हुए उसने दरवाजे के बाहर देखा, जहाँ पर उसके चारों बॉडीगार्ड अपने हाथ में नारियल पानी की थैलियां पकड़े खड़े थे। शादी में आए मेहमानों ने उस ओर देखा। 6 फीट के हट्टे कट्टे आदमियों के हाथ में ढेर सारे नारियल पानी की थैलियां थी। आ जाओ तुम लोग, कार्तिक ने आवाज लगाई। बॉडीगार्ड नारियल पानी लेकर अंदर आए तो घर के कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और उन बॉडीगार्ड्स के हाथ से नारियल पानी ले लेते हैं। रघुवीर जी कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, इन सब की जरूरत नहीं है बेटा, अच्छा नहीं लगता, तुम जब भी आओ कुछ ऐसे लेकर आओ। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, वह तो बस यह बाहर दिख गया इसलिए मैं लेकर आ गया, बाकी ऐसा कोई फॉर्मेलिटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, आप इतना भी मत सोचिए। कहकर कार्तिक ने अपनी नजर घर के चारों तरफ घुमाई। नंदिनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। सोकर नहीं उठी है क्या, कार्तिक ने अपने आप से कहा। उठेगी भी कैसे, गहरी नींद जो सो रही होगी। तभी मौसी जी एक छोटे बच्चे को बुलाती है, मुन्ना इधर आना। मुन्ना उछलते हुए मौसी के पास आ गया। मौसी ने उसके कान में कुछ कहा और उसे नंदिनी को बुलाने के लिए भेज दिया। रघुवीर जी तब तक कार्तिक को बैठने के लिए कहते हैं। मुन्ना उछलते कूदते गया और कमरे के अंदर, जिसमें इस वक्त नेहा भाभी, मोना और नंदिनी तीनों इस वक्त सो रहे थे। मुन्ना जोर से चिल्लाया, उठ जाओ सब लोग। वह इतनी जोर से चिल्लाया था कि नीचे हॉल तक उसकी आवाज आई थी और वह तीनों उठकर एक झटके में बैठ गए। भाभी ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, यह कौन सा तरीका है उठाने का, जबकि मोना उसको घूर कर देख रही थी और नंदिनी तो अभी जैसे नींद में ही हो। वह अपने आंखों को मलती जा रही थी। आप तीनों में से जान कौन है, बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से कहा। यह जान शब्द फिर से अपने कान में पड़ते ही नंदिनी, जो कि आलस में अपनी आंखों को मसल रही थी, अपनी आंखें छोटी करके बच्चे को देखने लगती है। जबकि मोना और नेहा, जो कि नंदिनी के दोनों तरफ से सोई थी, दोनों नंदिनी की ओर घूम गई। बच्चा होशियार था, समझ गया कि यही जान है। अच्छा तो आप जान हो, बच्चे ने कहा। नंदिनी पता नहीं कैसे पर उसकी गर्दन हाँ में हिल गई। अच्छा सुनो जान, तुमसे मिलने तुम्हारा जान आया है, मुन्ना ने कहा। नंदिनी बच्चे को देखकर बोलती है, मुन्ना पिटेगा मेरे हाथ से अगर तूने मेरा मजाक उड़ाया तो। मुन्ना 2 कदम पीछे जाते हुए बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा जान, तुम्हारा जान आया है। मुन्ना के बच्चे, रुक, तुझे छोड़ूंगी नहीं। नंदिनी यूं ही बिस्तर से नीचे आई और मुन्ना की शिकायत उसके माँ से करने अपने आंखों को मसलते हुए अपने कमरे से बाहर आई। मुन्ना मौसी के पीछे छुपते हुए बोला, नानी बचाओ, मैंने जान को बोला कि जान आया है तो जान मुझे मारने आ रही है। तब तक नंदिनी आलस से चलते हुए आई और बाहर आकर उसके कदम अचानक से रुक गए, क्योंकि सामने कार्तिक मुस्कुराता हुआ खड़ा था। गुड मॉर्निंग जान, कार्तिक बोलकर नंदिनी की ओर बढ़ा। मौसी जी दोनों हाथ से कार्तिक की बलाइयां लेते हुए बोली, हाय मेरा दामाद कितना सोना है। नंदिनी ने एक नजर अपनी मौसी को देखा, फिर दूसरी नजर कार्तिक की तरफ। इतनी सुबह सुबह क्या हुआ, सब ठीक है? कार्तिक बेशर्म की तरह आगे बढ़ते हुए आया। नंदिनी के उन बिखरे हुए बालों को
अच्छी तरह से अपने हाथों से समेटकर पीछे उसे जूड़ा बांधते हुए बोला, वॉक करने आया था तो तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलने आ गया। पूरा घर हैरानी से इस वक्त कार्तिक को देख रहा था। नंदिनी की आंखें पूरी खुली भी नहीं थी, वह अभी आधी नींद में ही थी। कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, सुबह वॉक करना चाहिए। तो तुम कहाँ सोती रहती हो? नंदिनी की ठीक से नींद खुल भी नहीं पाई थी और कार्तिक नंदिनी के हाथ को अपने हाथों में थामे हुए घर के बाहर निकल चुका था। मोना की माँ, जो कि इस वक्त रसोइयों को चाय के साथ सबके नाश्ते के लिए बताने आई थी, इस तरह से उन्हें जाते हुए देखकर बोली, हाय राम, बेशर्मी की हद है। इस आदमी में तो जरा सी भी शर्म नहीं है। मौसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह मुस्कुराते हुए बोली, हाय मेरी नंदिनी की तो भाग खुल गए। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे 2 दिनों तक लड़ाई की थी। आपने मेरी फूलसी बच्ची को किस हिटलर के हवाले कर दिया, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि मेरी बच्ची सही हाथों में है, सही घर में है। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। कार्तिक, उसे तो मैंने 2 दिन में ही देख लिया कि नंदिनी से कितना प्यार करता है, जबकि मोना की माँ का मुंह बनकर रह गया। पहले उन्हें नंदिनी से कोई शिकायत नहीं होती थी, लेकिन अब कार्तिक और नंदिनी की इस नजदीकी को देखकर और अपनी बेटी की नसीब में एक ऑफिस में काम करने वाला, महीने की सैलरी उठाने वाला उस रॉबिन को देखकर उन्हें अफसोस होने लगा था। कहीं न कहीं यही हाल मोना का भी था, जो इस वक्त घर के बाहर आई थी। जिस कार्तिक कपूर के बारे में उसने सुना था, वह तो गुस्सैल था, हमेशा लड़ने झगड़ने वाला आदमी था। लेकिन उसने इन 2 दिनों में 3 बार उसने कार्तिक को देख लिया था। एक बार जब वह नंदिनी को छोड़ने आया था, दूसरी बार रात को जब आइसक्रीम लेकर आया था, तीसरी बार अभी, और तीनों बार कार्तिक उसे किसी रोमियो से कम नजर नहीं आया था। आप लोगों को यह कहानी कैसी लग रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं, तो प्लीज ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ही हाइप का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो प्लीज हाइप कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।